हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक एलपीजी क्राइसिस, जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उसका परिणाम है, इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज से कुछ हफ्ते पहले आपके घर का एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ गई थी। इसी प्रकार से कॉमर्शियल सिलेंडर की भी कीमत 115 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। आपको क्या लगता है कि यह प्राइस हाइक सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या इसके पीछे पूरा जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म छिपा हुआ है? आज हम लोग इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज पल्स। यह चैनल डेडिकेटेड है उन सभी एस्पायरेंट्स को जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह टॉपिक एकदम करंट है। यूएस इजराइल का ईरान के साथ वॉर और भारत में एलपीजी क्राइसिस, इसका विश्लेषण हम लोग निश्चित एंगल से करेंगे। इसमें सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंगल। तीसरा है सोशोलॉजिकल और जेंडर एंगल, अर्थात सामाजिक और लैंगिक भी दृष्टिकोण से हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ क्या हमारे पास विकल्प हैं और सरकार ने इस क्राइसिस को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग यूपीएससी ऑफिशियल एग्जाम के एंगल से भी इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से मिडिल ईस्ट, जो कि विश्व का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस क्षेत्र में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। तनाव बढ़ने के कारण शिपिंग रूट्स, एनर्जी सप्लाई चेन या ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस ने भारत में एलपीजी क्राइसिस को जन्म दिया है। तो इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस सैन्य संघर्ष का असर न केवल आर्थिक है बल्कि सामाजिक भी है, जो घरेलू कल्याण, क्लास रिलेशन, फूड सिस्टम और जेंडर के रोल्स और असमानता के स्वरूपों को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मिडिल ईस्ट, विशेषकर पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में विश्व के कुछ सबसे बड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का क्षेत्र है। सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, कुवैत और यूएई ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और एलपीजी के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं। यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक तनाव को और एग्रावेट किया है या तीव्र किया है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से घरेलू संकट में तब्दील हो रहे हैं और एलपीजी क्राइसिस इसका एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि दर्शाता है कि किस प्रकार से ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी बताना जरूरी है कि भारत अपनी टोटल एलपीजी डिमांड का 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जो मुख्यतः गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और यूएई से आता है। पिछले दशक में भारत ने कुकिंग गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया, विशेषकर उज्ज्वला योजना के तहत, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 34 करोड़ तक पहुंच गई है। और इसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो एलपीजी का जो संकट है उसके स्केल का हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यह भी इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना है कि भारत रोज 2.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है। इसका सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यही वह बॉटलनेक है जिसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। जरा सोचिए कि अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चोक पॉइंट है यह बंद हो जाए तो इंडिया में रसोई गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ना स्वाभाविक है, जो कि आज हम फेस भी कर रहे हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको जब बंद कर दिया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा, लेकिन उसको जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। यह
अर्थात स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक 55 किलोमीटर चौड़ा समुद्रीय रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ तथा अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरता है। यदि यह बंद हो जाएगा तो न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट होगी। स्पष्ट है कि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का कोई लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रूट पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका न केवल ग्लोबल सिग्निफिकेंस है बल्कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में इसका आर्थिक प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है। 7 मार्च 2026 को डोमेस्टिक एलपीजी 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 913 रुपये हो गई है। कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत में भी 115 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि इंटरनेशनल एलपीजी प्राइसेस खास करके प्रोपेन और बुटेन की कीमतों में वृद्धि के कारण की गई है। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के हिसाब से 30% तक कीमत बढ़ी है। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। भारत सऊदी अरेबिया से आरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से एलपीजी खरीदता है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और यही बिल अंत में कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है बढ़ी हुई सिलेंडर के कीमत के रूप में। इस प्रकार से अल्टीमेटली जो साधारण उपभोक्ता है उसे इसके खर्च को वहन करना पड़ता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि इंडिया ने अभी तक एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, लेकिन जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। चलिए अब हम लोग यह देखते हैं कि साधारण जनता पर एलपीजी की प्राइस राइज हुई है और कमर्शियल एलपीजी की जो प्राइस राइज हुई है उस पर किस तरह का प्रभाव भारत में साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। पहला, इसने लिविंग कॉस्ट को बढ़ा दिया है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से लाखों परिवारों की जीवन यापन लागत बढ़ गई है। एलपीजी उपलब्धता के संकट उपभोक्ताओं के परेशानी को बढ़ाती है। निम्न आय वर्ग के लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा, इसके साथ यह भी जोखिम है कि जो लोग हाल के वर्षों में कुकिंग गैस का इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, खासकर वैसे बेनिफिशियरी जो उज्ज्वला योजना का लाभ उठा करके कुकिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मजबूरन कन्वेंशनल फ्यूल्स की ओर लौटना पड़ सकता है। परिवारों को खपत करने या पारंपरिक ईंधन की ओर लौटने के लिए इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है। इससे सांस संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ेगा। तीसरा, चूँकि कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई के ऊपर प्रतिबंध या सीमाएं लगा दी गई हैं, इससे रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और स्मॉल ईटरी जॉइंट्स और अन्य दैनिक खान पान की जो सेवाएं हैं वे बाधित हो रही हैं और इसका असर भी अंततः जो साधारण जनता है उसके ऊपर पड़ रहा है। कीमत में वृद्धि तथा आपूर्ति कम होने की वजह से बोझ उपभोक्ताओं पर आ रहा है। और चौथा, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से परिवारों की क्रय शक्ति भी घटती चली जा रही है। इससे परचेजिंग पावर जो है वह भी कम हो रहा है, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ रही है। अब हम लोग विचार करेंगे इसके सोशियोलॉजिकल और जेंडर एंगल इस प्राइस राइज की वजह से जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो जहाँ तक समाज में इसके प्रभाव का सवाल है तो ऊर्जा असमानता या एनर्जी इनइक्वालिटी को इस क्राइसिस ने उजागर किया है। शहरी मध्यम वर्गीय परिवार को आमतौर पर एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध होता है और वे कीमतों में मामूली वृद्धि सहन कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए यह समस्या पैदा करती है क्योंकि वे कीमतों के बढ़ने से अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा, महिलाओं पर भी बोझ इससे बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन की ओर लौटने से घर की महिलाओं का कार्यभार बढ़ गया है। साथ ही वे बायोमास या जैव द्रव्यमान जलाने से उत्पन्न हानिकारक
धुएं के संपर्क में आती हैं, इस तरह यह लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। अब भारत के पास क्या विकल्प है और भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है और क्या कर सकती है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। इस संदर्भ में भारत के पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड देना शुरू किया था। धीरे धीरे रशियन क्रूड का शेयर इंडिया के टोटल इंपोर्ट में 40% तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अमेरिका के दबाव में भारत को रूस से क्रूड का आयात कम करना पड़ा। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में भारत फिर से रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा मात्रा में कर रहा है और इससे एलपीजी का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है चाबहार पोर्ट से आयात करना। ईरान के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है, लेकिन यूएस सैंक्शन के कारण यह एग्रीमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसको बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है और यह 40% तक बढ़ भी गया है। फिर भारत की जो एक महत्वपूर्ण रणनीति रही है बदली हुई परिस्थिति में, वह यह है कि मध्य पूर्व के बाहर के देशों से एलपीजी को आयात किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से एलपीजी आयात करने पर भारत विचार कर रहा है। भारत वास्तव में करीब 40 देशों के साथ एलपीजी और अन्य क्रूड ऑयल खरीदने की बात कर रहा है। इसी प्रकार से भारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो भारत के पास है उसका भी उपयोग कर सकता है, लेकिन भारत के पास अभी वाइजाग, मंगलुरु और पडूर में अंडरग्राउंड रिजर्व्स हैं, लेकिन यह सिर्फ इमरजेंसी बफर के लिए है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता है। भारत को भी यह चाहिए कि चीन की तरह अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाए और यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि चीन करीब 1.6 बिलियन बैरल का उसके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जबकि भारत के पास मात्र 100 मिलियन है। इसे कम से कम भारत को 400 मिलियन बैरल तक ले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने घरेलू खपत के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी तंत्र शुरू किए गए हैं। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि इन सारी प्रयासों के बाद भी एलपीजी संकट का प्रबंधन एक जटिल चुनौती बना हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश, घरेलू उत्पादन में सुधार और फ्यूल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा का निर्माण होना आवश्यक है। अब हम लोग एग्जाम एंगल से इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व अगर आपको अब तक यह एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आगे हम यूपीएससी के स्पेसिफिक एग्जाम एंगल के ऊपर विचार करते हैं और इसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए याद रखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। यह पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ तथा अरेबियन सी से जोड़ता है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा, एलपीजी क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें प्रोपेन और बुटेन का मिक्सचर होता है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ है? तो वाइजाग, मंगलुरु और पडूर में है, इसे आपको याद रखना है। चौथा, चाबहार पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? यह कहाँ है? चाबहार पोर्ट ईरान में है। यह इंडिया का स्ट्रेटेजिक गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए। पांचवा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है और ओमान है। टोटल 6 देश हैं। इन 6 देशों का नाम याद रखना है। जहाँ तक मेंस का सवाल है तो मेंस के लिए यह टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रिपीटेडली पूछा जा सकता है
वह है एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है इस पर भी प्रश्न बन सकता है। एक तरफ यूएस का प्रेशर ईरान के से दूर रहने के लिए है, तो दूसरी तरफ इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ईरान के साथ भारत के क्लोज संबंध आवश्यक हैं। अगर इसे अच्छी तरह से आर्टिकुलेट अगर कर पाएंगे तो आपका आंसर जो है गिने चुने लोगों में रैंक करेगा। अब हम लोग मेंस के हिसाब से जो आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस विश्लेषण के आधार पर बनते हैं। यूएस इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारत के समक्ष एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित क्या चुनौतियां हैं और भारत क्या कदम उठा रहा है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो इस आंसर का स्ट्रक्चर के उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यह बताना होगा कि भारत एक एनर्जी डेफिसिट नेशन है, अर्थात ऊर्जा की कमी है भारत में। भारत पूरी तरह से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए आयात पर निर्भर करता है, इंपोर्ट पर निर्भर करता है। वास्तव में 85% पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट भारत आयात करता है। इसके बॉडी में हमें चुनौतियों के बारे में बात करनी होगी। इनमें से 2-3 चुनौतियां हैं, उनकी बात करनी होगी। पहला है पर्शियन गल्फ के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है, बहुत ज्यादा निर्भरता है फारस की खाड़ी के देशों पर। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी वल्नरेबल है अभी की परिस्थिति में। तीसरा, चाबहार पोर्ट पर जो यूएस का सैंक्शन है वह भी उभर पाना, उससे भी डील करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम लोग क्या हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसमें किस तरह की क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय तो यह हो सकता है कि सप्लाई डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ फारस की खाड़ी के देशों में निर्भर न रहा जाए, इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए और इसे 100 मिलियन बैरल से बढ़ा करके कम से कम 400-500 मिलियन बैरल तक किया जाए। तीसरा, एलपीजी के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। चौथा, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को बढ़ाना आवश्यक है, इसमें सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिलित है। फिर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का अनुसरण किया जाए, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें यूरेशिया के देश भी सम्मिलित हैं, उसको इंटीग्रेट किया जाए और इस तरह की कूटनीतिक नीति अपनाई जाए जिससे कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं उससे भारत को कुछ छूट मिले। हम यह कह सकते हैं कि इंडिया को अभी की परिस्थिति को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कंक्लूजन में हम यह कह सकते हैं कि इंडिया को एनर्जी प्रैग्मेटिज्म और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि एलपीजी क्राइसिस एक सिंपल प्राइस हाइक नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन का हिस्सा है, जहां यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड का रिस्क और इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो का अंत करूंगा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रख करके, और मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दूसरा, विश्व तेल की आवश्यकता का 40% आपूर्ति स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है। और तीसरा, भारत अपने एलपीजी का इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही करता है। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें सिविल सर्विसेज पल्स चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।